नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरी सिविल जज एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास है। बच्चे सामने बैठे हुए हैं, उसी क्लास के दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो बच्चों की मांग पर ही मैंने ये भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पीनल कोड 1860 ये स्टार्ट की है। तो अभी तक मैंने आईपीसी की धारा आपकी 43 तक बहुत ही सरल और सहज शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है और बच्चे इसको पसंद भी कर रहे हैं। बच्चों को ये सेक्शन जो है वो अब कठिन नहीं लगते हैं, उनको याद हो रहे हैं। तो उसी श्रृंखला का ये हमारी 6वीं क्लास है आपकी सिविल जज एडीपीओ की। तो आज हम चलते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 44 से लेकर के हमने कहाँ तक पढ़ाया है आज 52 का है 52 ए, इसमें संशय को बताया गया है। तो चलिए इससे क्वेश्चन आपके क्या क्या आते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ ला की जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमसे बन जाएं। तो सबसे पहली बात हम चलते हैं धारा 44। तो 44 में क्षति को बताया गया है। तो एक चीज़ तो आपको दिमाग में ये रखनी चाहिए कि धारा 44 में जो है वो क्षति का उल्लेख किया गया है और क्षति का मतलब है क्या है, मतलब है हानि। क्या मतलब क्षति का? हानि। और ये हानि जो है वो 4 प्रकार की हो सकती है। या तो आपके जो है वो शरीर को हो सकती है, या संपत्ति को हो सकती है, या आपकी ख्याति को हो सकती है, या मन को हो सकती है। यहाँ पे ज़रूर है कि क्षति 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो कानूनी क्षति होती है और एक आपकी गैर कानूनी क्षति होती है। तो यहाँ पे हम जो है वो अवैध क्षति माने गैर कानूनी क्षति की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति द्वारा किसी को जो है वो शरीर, संपत्ति, ख्याति या मन को जो है वो हानि पहुँचाई जाती है तो ये क्षति की परिभाषा में आती है। तो इससे क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि क्षति में क्या क्या सम्मिलित है। तो क्षति में 4 चीज़ें सम्मिलित हैं आपकी, ये आराम से हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। पहला हमारा शरीर है, दूसरा हमारा संपत्ति है, तीसरा ख्याति है, चौथा मन है। तो ज़रूरी नहीं आपको इसका क्रम बनाएं सही, ये इसी क्रम से आप किसी भी क्रम से इस क्रम से आपको ये दिमाग में रख सकते हैं तो रखें। लेकिन शर्त यह है कि ये अवैध रूप से क्षति कैसी हो, ये हानि जो है वो अवैध रूप से की गई हो, क्योंकि वैध रूप से जो हानि होती है, क्षति होती हैं, उनको क्षति परिभाषा में 44 में शामिल नहीं किया जाता। फिर हम अगला सेक्शन चलते हैं। अगला सेक्शन है हमारा 45। इसमें बताया गया है जीवन, लाइफ। तो जीवन शब्द यदि आईपीसी में कहीं यूज होता है तो उसका मतलब क्या है? तो जीवन का मतलब है मानव का जीवन। जीवन का क्या मतलब है? मानव का जीवन। तो इतना याद रखिए, जीवन का मतलब है मानव जीवन, माने किसी जीवधारी जो मानव से भिन्न है वो जीवन की परिभाषा में नहीं आता। फिर अगला हम चलते हैं सेक्शन 46। इसमें बताया गया है मृत्यु, डेथ। मृत्यु, डेथ के बारे में बताया गया है। तो मृत्यु का मतलब है किसकी मृत्यु? किसकी मृत्यु? मानव की मृत्यु। किसकी मृत्यु? मानव की मृत्यु। फिर अगला सेक्शन हम लेके चलते हैं सेक्शन 47 और इसमें बताया गया है जीव जंतु। जीव जंतु के बारे में बताया गया है। तो जीव जंतु का मतलब है मानव को छोड़ करके, अर्थात मानव से भिन्न कोई भी जीवधारी, मानव से भिन्न कोई भी जीवधारी, मतलब कि हम आप लोग जो है वो जीव जंतु में नहीं आएंगे, है ना। हम लोग जो है वो जीव जंतु में कौन आएगा? माने हम लोगों से जो मानव है उनके अलावा सभी जीवधारी जो है वो किसमें आएंगे? आपके जीव जंतु में। और कहाँ परिभाषित है आपका ये? धारा 47 में, सेक्शन 47 में। फिर अगला हम देखते हैं। तो अगला सेक्शन आपका जो 48 है, तो 48 में जलयान शब्द को परिभाषित किया गया है। तो जलयान का मतलब यहाँ पे जो हम समझते हैं वही दिया गया है कि पानी का जहाज या कोई भी ऐसा माध्यम जिसके द्वारा जल में जो है वो हम परिवहन करते हैं, माने आना और जाना करते हैं। ये तो हम अपने व्यक्ति के लिए परिवहन हो सकता है या संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए हो सकता है। तो वही बात इसमें कही गई है, मानव या संपत्ति को जल में परिवहन के लिए बनाई गई कोई भी चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी क्या कहलाएगी? जलयान कहलाएगी। तो अगर हमने देखा हो गांव में, तो गांव में नाव का उपयोग होते हैं, तालाब वगैरह में क्या करते हैं, नदियों में छोटी नदियाँ होती हैं उसमें नाव का उपयोग करते हैं।
या एक लोकल शब्द में एक डोड़ा बोलते हैं, एक लकड़ी का बड़ा सा तना होता है, उसको अंदर से खोखला करके जो है वो उसको पानी में चलाने के योग बना लेते हैं। और उसमें जैसे कि सफ़र के लिए भी उपयोग करते हैं, या उस एक पार से दूसरे पार जाने के लिए उपयोग करते हैं, या बहुत से जो कृषक होते हैं सिंघाड़ा की खेती करते हैं तो वो सिंघाड़ा को तालाब से जो है वो किनारे की ओर लाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, जलयान, वो भी परिभाषा में आ जाएगा। तो जलयान में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका उपयोग जो है मानव को या संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाएगा, जलयान कहलाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आपका है सेक्शन 49, इसमें वर्ष एवं मास है ना, ईयर एवं मंथ। तो इससे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि कहीं पे आईपीसी में वर्ष या मास शब्द का उपयोग हुआ है तो उसकी गणना क्या किस कैलेंडर से की जाएगी, तो उसकी गणना जो है वो की जाएगी ब्रिटिश कैलेंडर से। तो याद रखिएगा ब्रिटिश कैलेंडर से, यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक-सम्मत पे आधारित है, तो हमको वो बातें यहाँ पे नहीं लाना है। आईपीसी के सेक्शन 49 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि वर्ष और मास की गणना जो है वो किस कैलेंडर से की जाएगी, ब्रिटिश कैलेंडर से। तो याद रखना आपको, ये ब्रिटिश कैलेंडर से जो है वो की जाएगी। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी परिभाषा है सद्भावना पूर्वक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे 52, तो 52 में जो है सद्भावना पूर्वक शब्द को परिभाषित किया गया है। जैसा संहिता की लैंग्वेज से स्पष्ट होता है कि ये परिभाषा जो है वो नकारात्मक है, माने इसमें सद्भावना पूर्वक क्या है ये ना बता करके क्या सद्भावना पूर्वक नहीं है ये बताया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं ऐसे कि कोई भी बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं समझी जाएगी यदि वह ध्यान के शब्द क्या रखना अपना सम्यक सावधानी एवं सतर्कता से की गई है या विश्वास की गई है। तो कोई भी बात सद्भावना कब कही जाएगी या विश्वास की गई कब कही जाएगी, जब वह बात क्या की गई हो, सम्यक सावधानी और सतर्कता से किया गया हो। तो हम कह सकते हैं कि कोई हमारा कोई कार्य सावधानीपूर्वक है या नहीं है, ये किससे डिसाइड होगा कि हम वो कार्य करते समय जो है वो हमने जो सम्यक सावधानी और सतर्कता उसका जो है हमने प्रयोग किया है कि नहीं किया है। तो ये बहुत ही सिंपल परिभाषा है। तो एक तो क्वेश्चन आपका यही बनता है कि सद्भावनापूर्वक शब्द या गुड फैक्ट को जो है वो किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, तो किस कहाँ परिभाषित किया गया है, 52 में। और ये शब्द आपको याद रखना है, सम्यक सतर्कता सम्यक सावधानी एवं सतर्कता, ये शब्द आपको जो है दिमाग में रखने हैं क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है आपका पूरे क्वेश्चन की बेस आपका जो है वो यही है। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित कुछ मामलों की। तो एक फेमस मामला है आपका, क्या मामला है, सुकारू कबीराज का मामला। सुकारू कबीराज का मामला, इसमें जो है वो आपका ये सद्भावना पूर्वक से जो है वो संबंधित है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि सुकारू कबीराज का मामला जो है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, सद्भावना पूर्वक या गुड फैक्ट से जो है वो संबंधित है। अब इसकी घटना भी कभी कभी एग्जाम में पूछी गई है क्वेश्चन के रूप में। तो इसमें घटना क्या थी कि इसमें एक जो है वो जिसको हम कह सकते हैं कि बिना डिग्री का चिकित्सक था, जो कि बड़े ही होशियारी से जो है वो हाइड्रोसील है ना, हाइड्रोसील के जो है ऑपरेशन कर दिया करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति को उसने हाइड्रोसील का ऑपरेशन किया और खून ना रुकने से जो है वो रक्त कमी से उस मरीज़ की जो है वो मृत्यु हो गई। अब ये मामला जो है वो न्यायालय में आया। अब यहाँ प्रश्न ये था कि क्या जो बिना डिग्री के डॉक्टर थे, उस समय के वैद्य थे जो, तो क्या उन्होंने जो है वो सद्भावनापूर्वक काम किया है या नहीं किया है। तो न्यायालय ने ये माना कि चूँकि इनके पास कोई जो है वो वैध डिग्री नहीं थी, इसलिए इनका काम जो है वो सद्भावनापूर्वक नहीं कहा जा सकता, है ना। यद्यपि जो वैद्य थे उन्होंने ये तर्क दिया कि मैंने जो है इस तरह के हज़ारों ऑपरेशन किए हैं और बड़ी सफलतापूर्वक किए हैं, इस मामले में ऐसा हो गया। तो यहाँ पे हमने जो है जो भी हमारे है पर्याप्त हमने जो है वो सावधानी इसमें बरती, लेकिन न्यायालय ने माना कि इसमें जो है वो सद्भावनापूर्वक काम नहीं किया गया है। दूसरा मामला आपका है, कौन है, शंभू नारायण का मामला। तो इस मामले में एक
अभियुक्त जो है वो एक पढ़ा लिखा और एक जो है वो कस्बे का में रहता था, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं जो है वो अवेलेबल थी। और इसके छोटे भाई, जो इसका छोटा भाई था, वो मिर्गी उसको आया करती थी, कभी कभी उसको मिर्गी आती थी, इसके कारण से वो अनियंत्रित हो जाता था। तो उसको जो है वो इसने क्या किया कि लगभग 3 माह तक जो है घर में ही जंजीर से क्या रखा, बांधे रखा। आप इस तरफ ध्यान दीजिए, है ना, बांधे रखा। तो जंजीर से बांध, हाथ पैर बांध करके उसको जंजीर से जो है वो घर में रखे रहता था ये। तो इसकी शिकायत जो है जब थाने में हुई तो अब ये प्रश्न उठा कि क्या जो है वो शंभू नारायण ने ये तर्क दिया कि भाई ये छोटा भाई है, इसको पागलपन के जो है दौरे पड़ते हैं और इस दौरे के दौरान जो है वो ये लोगों को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए हमने जो है इसको बांध कर रखा है। तो न्यायालय ने कहा कि नहीं, आपने सम्यक सावधानी और सतर्कता से काम नहीं किया, क्योंकि आपके शहर में जो है वो चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं, आप उसकी चिकित्सा सेवा करवाते, कोई बांध कर रखना कोई जो है इसका इलाज नहीं है। ठीक है, तो न्यायालय ने यहाँ पे जो है इसके काम को, जो अभियुक्त काम है, उसको सद्भावनापूर्वक नहीं माना गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे भी ये महत्वपूर्ण धारा है, इससे क्वेश्चन बनता है आपका। तो 52 का 52 का या ए है ना, इसमें बताया गया संश्रय। क्या बताया गया? संश्रय बताया गया है। तो संश्रय का मतलब है एक प्रकार से सहयोग करना। और यहाँ पे संश्रय का अगर हम आईपीसी के अर्थों में अर्थ निकालें तो गिरफ्तारी से बचाने के लिए, अभियुक्त को गिरफ्तारी से बचाने के लिए जो है वो सहयोग करना, क्या क्या कहलाता है? संश्रय कहलाता है। क्या है संश्रय? अभियुक्त को गिरफ्तारी से बचाने के लिए किसी प्रकार से सहयोग करना, ये संश्रय कहलाता है। अब सहयोग किस तरह का हो सकता है? तो सहयोग हमने ये लिख रखा है कि किसी व्यक्ति को पकड़े जाने से बचाने के लिए निम्न प्रकार से सहयोग देना क्या है? संश्रय है। जैसे कि आश्रय देना, अभियुक्त आपके घर में गया है ना अपराध करके, और आपको इस बात की जानकारी है कि कोई अपराध करके आया है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप जो है वो पुलिस को सूचना दें। लेकिन आप क्या करते हैं? उसको रात के अपने घर में रोक लेते हैं। तो ये क्या है? वो आपका आश्रय हो गया। फिर उसको भोजन एवं पेय पदार्थ देना, तो अगर आप अभियुक्त को भोजन नहीं देते हैं या पेय पदार्थ देते हैं तो ये भी संश्रय सहयोग की परिभाषा में आएगा। इसी प्रकार से धन वस्त्र देना या आयुध गोला बारूद देना, मतलब उसको हथियार देना ताकि वो अपना बचाव कर सके गिरफ्तारी से बचने के लिए। और प्रवहन मानते हैं उसको भागने के लिए, है ना, उसको भागने के लिए जो है वो साधन देना। ये साधन कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि अपनी आप कार दे दी, या आपने अपनी मोटरसाइकिल दे दी, या आपने अपनी साइकिल दे दी, या आपने कोई अपना घोड़ा दे दिया, ताकि वो कानून की पकड़ से जो है वो भाग सके। अभी रीवा में ऐसे ही हुआ था, सर्किट हाउस में जो केस हुआ था, है ना, उसमें कौन त्रिपाठी थे रीवा के, ढका के संजय त्रिपाठी, है ना। तो उन पर जो आरोप लगाया गया है, उनका यही आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा जो है वो कार के द्वारा जो अभियुक्त था, तो वो जो है वो उसने प्रवहन किया था। तो संश्रय के आधार पर जो है उनको अपराध से जोड़ा गया है। अब इसके कुछ अपवाद हैं, 2 अपवाद हैं इसके। तो एक तो अपवाद है आपका 157 को छोड़ करके, तो 157 में जो है वो स्वयं संश्रय की ही बात की गई है। जैसे विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना, तो एक अलग प्रकार के संश्रय की बात की गई है। तो इसको जो है वो 157 को छोड़ करके आपका संश्रय माना गया है, धारा 52 काम है। और दूसरी बात कही गई है आपकी कि पति या पत्नी द्वारा क्रम से एक दूसरे को संश्रय देना जो है वो संश्रय की परिभाषा में नहीं आता। तो यहाँ पे पति पत्नी के बीच में एक बहुत ही एक अजीब सा रिश्ता अवेलेबल होता है। हमारी आईपीसी जो है उस समय बनाई गई थी जबकि अंग्रेज थे, तो उन्होंने भी जो भारत में पति पत्नी के बीच रिश्ता होता है उनकी जो मर्यादा को ध्यान में रखा कि हम जो है किसी पति को पत्नी की और पत्नी को पति की